पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौत हो जाती है और लोगों ने NH-30 को जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने बस में इस दौरान आग तक लगा दी। पुलिस की 3 गाड़ियों को भी जला दिया गया। मीडिया कर्मी जो यहां पर मौजूद थे, इस खबर को कवर करने के लिए उनको भी जमकर पीटा जाता है। ये 3 तस्वीरें हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जिसे लोगों ने अपने गुस्से में आकर आग के हवाले कर दिया। जो यहां पुलिसकर्मी पहुंचे थे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उन गाड़ियों को भी आग के गोले में तब्दील कर दिया जाता है। और अफरा तफरी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जो मीडिया कर्मी यहां थे, उन मीडिया कर्मियों को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। अगमकुआं के पहाड़ी पंप हाउस के पास की यह घटना है। गुस्साई भीड़ ने हाईवे को जाम कर दिया और देखते ही देखते ये पूरा मामला जो है वो हिंसक हो जाता है। लोगों ने बस सहित जो गाड़ियां यहां से आवाजाही कर रही थी, उन गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा, उसे भी आग लगा दिया गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल साफ नजर आया। इस दौरान पुलिस और मीडिया कर्मी पर पथराव किया जाता है, जिसकी सूचना इस वक्त सामने आ रही है। और घटना के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। काफी देर तक सड़क पर तनाव और अफरा तफरी का माहौल दिखा। मृतक की पहचान पहाड़ी निवासी मनीष कुमार के रूप में की गई है। और संवाददाता मनोज सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त क्या स्थिति है? बड़ी घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी पंप हाउस के पास का है, जहां बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की, जो स्थानीय बताया जाता है पहाड़ी का मनीष कुमार 24 वर्ष का है, की मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। भीड़ तंत्र ने बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं दर्जनों 4 पहिया वाहनों और कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। भीड़ इतने गुस्से में थी कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की 3 जिप्सियों को भी भीड़ तंत्र ने आग के हवाले कर दिया और कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी खास निशाना बनाया गया। पुलिस को और मीडिया को क्यों निशाना बनाया गया? जी, निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों का आक्रोश पुलिस और मीडिया पर थी, क्योंकि जैसे ही घटना घटी स्थानीय लोग एकजुट हो गए। युवक चूंकि वहीं का रहने वाला था, पहाड़ी का निवासी बताया जाता है, और वह सड़क पार कर रहा था। स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि NH पर वाहन बेलगाम गति से चलते हैं और पुलिस का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। स्थानीय लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि पुलिस अवैध वसूली में लगी रहती है और जिसके कारण जो परिचालन जो सामान्य तरीके से होना चाहिए वह नहीं हो पाता है और आए दिन इस तरह की लोग हादसे के शिकार होकर मौत के शिकार बनते हैं और पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोगों का आक्रोश था वह पुलिस पर थी। और जैसे ही घटना का कवरेज करने गए मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचते हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, उन पर पथराव किया गया, उनकी पिटाई की गई, उनके माइक और कैमरे छीन लिए गए। लगभग 1 घंटे तक अराजकता का माहौल कायम रहा। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस, विभिन्न थानों की पुलिस और सिटी एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। चूंकि भीड़ की काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी थी और उनका उन्हें समर्थन मिल रहा था, जिस वजह से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अफरा तफरी और अराजक माहौल कायम रहा। मनोज, चूंकि ये रूट भी काफी व्यस्ततम बताया जाता है, बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, तो यातायात प्रभावित जो था वो क्या अब सामान्य हो पाया है? फिलहाल अभी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। NH पर परिचालन को सामान्य करा लिया गया है, लेकिन जो मौत हंगामे के कारण लगभग NH-30 पर 2 घंटे तक परिचालन दोनों छोर से पूरी तरह ठप रहा। लोग भीड़ में फंसे रहे। चूंकि घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था, इसलिए बहुत सारे लोग जो संपर्क रास्ते हैं अपनी जान बचाने के लिए उस ओर भागे। चूंकि गुस्साई भीड़ द्वारा लगातार पुलिस टीम पर पथराव किया जा रहा था, भीड़ की संख्या काफी अधिक थी, मीडिया कर्मी को भी टारगेट किया गया।
तो कुल मिलाकर बोला जाए तो पूरी तरह अराजक स्थिति और उपद्रव में बिल्कुल अराजक स्थिति पैदा कर दी थी। मनोज, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहे, आपने इन तमाम चीजों को देखा है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अचानक से इतनी तादाद में लोग तो यहाँ इकट्ठा नहीं हो गए होंगे, या पुलिस इस स्थिति को समझने में कहीं ना कहीं फेल हो गई, उसे नहीं समझ में आया कि भाई ये हालात बन जाएंगे? कम संख्या क्या पुलिस की थी? विभा, जैसा कि मैंने बताया कि जो हादसे में युवक जो मौत का शिकार हुआ है वह पहाड़ी का, वह लोकल निवासी है, वह स्थानीय निवासी बताया जाता है। और जैसे ही इस बात की सूचना मोहल्ले में फैली, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर अगर युवक अन्यत्र किसी और जगह का होता तो इतनी बड़ी हंगामे की स्थिति नहीं प्राप्त होती। चूंकि जो मृतक है वह स्थानीय युवक था, जैसे ही इस बात की सूचना पहुंची, यह बात जंगल में मनोज, क्या ये जो हादसा है, ये हादसा रफ्तार की वजह से हुआ या लापरवाही थी? इस घटना के पीछे की वजह स्थानीय क्या बता रहे हैं? निश्चित तौर पर यह तो पुलिस जांच का विषय है, क्योंकि घटना के बाद बस का ड्राइवर अपनी जान बचाकर मौके से फरार होने में सफल हो गया और घटने के बाद ही स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। ऐसे में पुलिस का जो पहला एक्शन था वह लोगों को, भीड़ को नियंत्रण करना था, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना था और खुद अपनी सुरक्षा करना था। ऐसे में अभी जो प्राथमिक तौर पर कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर बेलगाम बस के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और स्थानीय लोगों का आक्रोश भी इस वजह से था कि यहाँ NH पर बेलगाम गति से वाहन चलते हैं, पुलिस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। आए दिन इस तरह की हादसे होते रहते हैं, लोग असमय ही मौत के शिकार बनते रहते हैं, जिससे लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश पुलिस और प्रशासन पर भड़क उठा और लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया और लगभग 2 घंटे तक अराजक स्थिति बनी रही। जी विभा। मनोज, क्या यहाँ इसमें कोई जख्मी भी हुआ है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो तो बहुत चिंताजनक हैं। निश्चित तौर पर चूंकि भीड़ तंत्र द्वारा लगभग 2 घंटे तक अराजक स्थिति पैदा की गई, लोगों पर पथराव किया गया, तो जिसे जो चोट लगी वो प्राथमिक इलाज के लिए निश्चित तौर पर कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए होंगे या फिर अपने घर में इलाज किया। अभी चूंकि घटना के बाद ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आप कल्पना कर सकती हैं कि जैसे ही हादसे का शिकार होता है युवक, बस में आग लगा दी। मनोज हमारे साथ को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से उसको आग लगा दिया है। हम लोग विधि व्यवस्था के बीच में सर बहुत सारे उपद्रव थे, किस वजह से एक्सीडेंट हुई इसका? गाड़ियों से रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। पहचान क्या मृतक की पहचान हो पाई है सर? हाँ, ये गाँव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्जदान होगा तो नाम पता पड़ा। सर बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था, उसमें आग लगाया। देख रहे हैं, बताया जा रहा है। एक बस जिस बस को से एक्सीडेंट हुआ था उसको आग के हवाले किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसमें कुछ क्षति हुई है, दूसरी गाड़ी आ रही है। कितने इंजर्ड हुए थे अभी? तो देखिए, ये सत्यम सहाय को आप सुन रहे थे, पटना सिटी के SDO राजकिशोर सिंह को आप सुन रहे थे, अपर पुलिस अधीक्षक पटना सिटी के। और इनका ये कहना है कि एक हादसा होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक युवक रोड क्रॉस करने के दौरान इस हादसे का शिकार हो गया, उसकी मौत हो जाती है। और आक्रोशित लोगों ने पहले तो इस वाहन को, यानी कि उस बस जिससे हादसा हुआ, उसे आग के गोले में तब्दील कर दिया, उसमें आग लगा दी। और जब यहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस टीम फौरी तौर पर पहुंची थी, उनके वाहनों को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर आए दिन इस तरह की घटनाएं सड़क पर हो रही थी तो क्या यहां पर पुलिस की संजीदगी से पहले नजर नहीं आई, जो आज गुस्से में और गुबार के तौर पर लोगों की तरफ से निकाला गया? दूसरा सवाल यह भी कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया? यहां पर अगर राहगीर, चूंकि आवाजाही का एक व्यस्ततम ये मार्ग, और यहां पर इस वजह से, इस अगजनी की घटना की वजह से कई लोग फंसे भी नजर आए, उन्हें अगर इस हमले में कहीं से कोई नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होता? ये बड़े सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, घुसखोर DPO पर EOU के शिकंजा कसने से जुड़ी हुई। सहरसा DPO अजीत अमर के ठिकाने पर ताबड़तोड़ सुबह से ही लगातार रेड चलती हुई और EOU की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर ही आरोप
और 4 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर एक साथ ये छापेमारी चलती हुई आय से लगभग 73% के आसपास संपत्ति का अर्जन ज्यादा किया गया। सीवान, सहरसा और छपरा में एक साथ टीम सुबह से ही छापेमारी में जुटी हुई है। तो वहीं सहरसा में शिक्षा विभाग के डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर सुबह से आर्थिक अपराध इकाई की टीम मौजूद है। छापेमारी चल रही है। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो की दिखा रहे हैं। ईओयू की टीम सुबह से नया बाजार, उनके आवास से लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय की बात करें वहां तक जांच में जुटी हुई है। 72% अधिक संपत्ति आय से अधिक अर्जित करने के मामले में ईओयू की टीम की तरफ से ये दबिश। तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो हैं अजीत अमर, उनके खिलाफ छपरा सहित उनके 4 ठिकाने जो हैं वहां पर टीम जाकर एक एक चीज की बारीकी से जांच करती नजर आई। उनके ज्ञात आय से करीब ये 72.35% अधिक बताया जा रहा है कि संपत्ति का अर्जन किया गया। 62.20 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो हैं वो मिल चुके हैं और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। अजीत अमर छपरा के डीपीओ रह चुके हैं, लिहाजा छपरा में भी अजीत अमर के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध के जो नियंत्रक अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं और छापेमारी करते नजर आते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। तत्कालीन डीपीओ अजीत अमर के कई ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। सुबह से ही बिहार के अलग अलग जिलों में अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने बताया है कि 4 जगहों पर छापेमारी की खबर है। मैं बता दूं कि 62 लाख रुपये से ज़्यादा के आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज हुआ था और उसी सिलसिले में ये छापेमारी चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो आवास है उनका। जब छपरा में वे यहाँ पर डीपीओ थे तब यहाँ रहा करते थे और आर्थिक अपराध की टीम इस आवास के अंदर को खंगाल रही है। तमाम जो साक्ष्य है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि सहरसा, छपरा और सिवान सहित 4 ठिकानों पर अजीत अमर के ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही अधिकारियों का बयान कोई सामने आएगा उसके बाद हम बता सकेंगे कि वास्तव में मामला क्या है, क्या कुछ मिल सका है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो वहीं सिवान में भ्रष्ट डीपीओ अजीत अमर का पैतृक आवास भी है और यहां भी रैनी गांव में सुबह से ही ईओयू की टीम जो है वो छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई है, लेकिन घर पर ताला लटका हुआ था। घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था और ऐसे में घर का ताला खुलवाने को लेकर ईओयू की टीम काफी देर तक प्रयास करती हुई नजर आई। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के सभी सदस्य घर के बाहर बैठे दिखे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने है जिसमें जनता हम पर भरोसा नहीं करती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। 2025 में भी वोट मिला, सरकार नहीं बनी। 2005 से हम 9 चुनाव अब तक हार चुके हैं। 243 सीट पर 253 उम्मीदवार कैसे लड़ें? आरजेडी कब तक गठबंधन को लीड करता रहेगा? कांग्रेस को भी नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। 2 से 3 साल पहले बनी पार्टी कैसे जीत गई? गठबंधन के सभी नेता को इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तेजस्वी यादव को बैठक बुलानी चाहिए। सभी मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए। जात धर्म की राजनीति से अब लोग ऊब चुके हैं। आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लूट चुका है। इज्जत अगर बचानी हो तो कांग्रेस लीड करे। प्रशांत किशोर को भी साथ आने का उन्होंने इसी दौरान न्योता तक दे दिया। बीजेपी को हटाने के लिए सभी लोगों को साथ आ जाना चाहिए। साफ हो गया है बांकीपुर के उपचुनाव से कि जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से दुखी है। वो चाहते हैं कि इनको चेंज करें। साथ में एक चीज और है कि जनता हम लोगों पर विश्वास नहीं कर रही। ये आज की बात नहीं है। 2025 का भी चुनाव आप देख लीजिए, माहौल ऐसा बना हुआ था, लग रहा था कि सरकार बदलेगी। हम लोगों को वोट आ जाता है, हम सरकार नहीं बना पाते। 2020 का देख लीजिए, पहुंचते पहुंचते हम रह गए। ये आज की बात नहीं है। 2005 से लगातार 9 चुनाव इंडिया अलायंस हम हार चुके हैं। लोकसभा विधानसभा का चुनाव मिलाकर 9 चुनाव हम हार चुके हैं। आखिर कब तक? हमारा वोट
बैंक वोट बेस कहिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतना है कि 40-50 एमएलए जीत के आ जाएंगे, सरकार आप नहीं पलट पा रहे हैं। तो आखिरकार बैठना पड़ेगा हम लोगों को। 243 सीट में 253 लोग चुनाव लड़े थे इंडिया अलायंस से, उनकी बैठक पटना में होनी चाहिए। जिन लोगों ने फैसला किया था सीट अलायंस पर, सीट का बंटवारा का, कैंडिडेट का बंटवारा का, उनकी बैठक होनी चाहिए। हम लोग को वहां बुलाना चाहिए। मैं भी उनका उम्मीदवार था। क्या हुआ चुनाव में, उसके बारे में हमसे पूछें। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 2005 से लेकर के अब तक 9 चुनाव जो है वो हार चुके हैं। हम लोग हार चुके हैं और भरोसा नहीं, आपको राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर बिहार में, वही हम लोगों को लीड कर रही है। अब क्यों ना एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे, कहां प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी 2 साल पहले 3 साल पहले जो पार्टी बनी है, वो चुनाव बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे जीत जाते हैं, और हम लोगों को वोट नहीं। जमानत जब्त तो ये जमानत जब्त आखिर क्यों? आखिर बैठना पड़ेगा ना, सोचना तो चाहिए। देखिए हम लोग हैं भाई, चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए, तो बदलने के लिए अब समय आ गया है, बैठक होनी चाहिए। हम लोगों को बुलाएं नेता, सबके सामने बुलाएं, सब कोई बैठे और आपके नेता तो तेजस्वी ही है ना, आखिर गठबंधन के नेता वही तो, वही ना बुलाएंगे। हम लोगों ने तो उन्हीं के नाम पे वोट मांगा था कि हमको उनको मुख्यमंत्री बनाना है। आखिरकार रिजल्ट ऐसा हो रहा है, बैठना तो पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। अब चाहते हैं कि अब जो कमान है वो कांग्रेस के हाथ में आए। कांग्रेस जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है? जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों का लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है, सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दें। अगर इस लीड करने में कोई नया कुछ जोड़ना चाहे तो उनको भी जोड़ना चाहेंगे। पूरा विपक्ष, मैं तो बांकीपुर चुनाव से पहले ही बोल रहा था, पूरा विपक्ष एक होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी आए, उनके पास भी एक अपना विजन है। राहुल गांधी के विजन से मैच करता है बहुत कुछ। महात्मा गांधी को वो भी मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग क्यों ना मिलजुल कर, पहला टारगेट हो कि भारतीय जनता पार्टी को हटाए। अब तक 9 चुनाव हारे हैं, यहाँ पे समीक्षा होना जरूरी है और साथ में अब कमान जो है वो कांग्रेस के हाथों में होनी चाहिए। और इसमें अगर प्रशांत किशोर जुड़ते हैं तो ये भी गठबंधन को मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि मिश्रा के बयान पर अब इस वक्त सियासत गरमा गई है। एनडीए के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को शायद अब सद्बुद्धि आई है, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला। और जनता न तो आरजेडी को पसंद करती है और ना ही कांग्रेस को, जनता सिर्फ एनडीए को पसंद करती है। तो उनको तय करना है कि कब तक जो राष्ट्रीय जनता दल का नैया खुद डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस कब तक उसके पिछलग्गू बनती रहेगी। अगर कोई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आई होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस की यह स्वीकारोक्ति कि तेजस्वी यादव में नेतृत्व क्षमता नहीं है, 9 चुनाव हारने के बाद तेजस्वी को यह बात समझ में आ रही है, पहले नहीं आ रहा था। दरअसल इनका यह बयान साबित करता है कि महागठबंधन एक अवसरवादियों का समूह है, उसे बिहार की तरक्की से कोई मतलब नहीं। वास्तविकता यह है कि न कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता है, न आरजेडी के लाल में बबुआ में नेतृत्व की क्षमता है। दोनों बेकार दल है, इसलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। और भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंसाफ की लड़ाई अब राजनीति पर उतर आई है। भरत तिवारी के छोटे भाई और मां आशा देवी ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही परिवार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों मीडिया में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि भरत तिवारी के परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए 50 लाख रुपए दिए गए थे, जिस पर भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी और माता आशा देवी ने
प्रशांत किशोर को पैसे का सबूत देने की चुनौती दे दी है और यह भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। भरत तिवारी के परिवार ने यह भी कहा कि वे बैंक खाते भी सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं। मतलब जो भी है कि अगर गवर्नमेंट देती है किसी को भी पैसा या आर्थिक सहायता तो चेक द्वारा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रूफ है तो उनके द्वारा दिखाया जाए हमें, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमें 50 लाख रुपए मिले हैं। तो उनके आरोप पे क्या कहिएगा? अब आरोप लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे भैया ने जो भी बलिदान दिया है पूरे देश के लिए और समाज के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है अपने फायदे के लिए। खाता सार्वजनिक की बात की जाए एकदम कर दिया जाएगा, हम पूरा अपना परिवार का कर दिया जाएगा जब वो दिखा दें हम ऐसा कुछ प्रूफ कि हाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला है तो हम कर देंगे सार्वजनिक। करने में क्या दिक्कत है? गांव के कई लोग अब विरोध में, गांव के कई लोग नहीं, एक ही 2 लोग हैं जो कि अफवाह बातें उड़ा रहे हैं और ऐसा कुछ उनके पास है कि हमारे पास 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें दिखा दिया जाए भाई प्रूफ, तो मान लेंगे कि हाँ मिला है, तब हम सार्वजनिक कर देंगे खाता अपना, पूरे फैमिली का कर देंगे। प्रशांत किशोर ने 1 महीना का अल्टीमेटम दिया है मनोज तिवारी को। जी ये तो बिल्कुल सही है, ये उनकी बातें अच्छी ठीक लगी, हमें भी सही लगा, लेकिन ये बाद में फिर आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है कि अपना भी फ़ायदा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, तो हम लोग के तरफ से मानहानि का केस कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर के ऊपर? जी बिल्कुल, वो कोई भी हो। तो भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने 15 दिन में इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन वो इससे पलट गए, इंसाफ नहीं दिला पाए। आशा देवी ने यह भी कहा कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाया और तब जाकर इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज होती हुई नजर आई। भरत पर पहली गोली जो है वो चलाने वाला आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार किया जाता है और अब वो जेल में है और इसीलिए हमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ही इंसाफ का भरोसा है। गलत बोल रहे हैं प्रशांत कुमार, 50 लाख के गलती नहीं बोलो तरन वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलवाने के लिए 50 लाख रुपया परिवार लिया है, मनोज तिवारी साथ में थे, अब मनोज तिवारी न्याय दिला कर दिखाए। क्या लगता है? मनोज तिवारी तो लिया गिलन, हमारा लिया गिलन तो बहुत काम भइल। वो तो 15 दिन के वादा क के जैसे पलटू राम पलट जलन, जैसे पलट गलन 15 दिन में, तो पलटू राम हवा। मनोज तिवारी से क्या फायदा हुआ? मनोज तिवारी लिया गिलन तो हमारे बहुत काम भइल, हम लोग के जेल भइल, सस्पेंड भइल लो, जाना अक्षय कुमार जेल गइलन, उ का कइलो खाता प्रूफ जाके चेक कर लीजिए। नहीं सार्वजनिक तो मैंने खाता सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ हम खाता ले सामने ले, हमें का बा खाता हम सामने दिखाएं, आके चेक करस, अन्ना निकली तब का करिए, तब तो मानहानि वाला केस करम न का पर, मान हानि के केस करम नु।